टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवला टीचर 256। कैंडी, जिस अंधेरे की बात कर रही हूँ वह मेरी दुनिया है। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार से बात कर रहे थे, सबकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा था। स्वयं ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी आंखें हल्की हल्की भर आती है, उसे ये सब सपना भी लग रहा है। वही ऊपर रूम में वश अपने हाथों में लेकर जो बैग आ रहा था, वही एक रूम के सामने आकर रूम खोल देता है। सर्वेंट उसे ऐसे करते हुए देखकर हैरान हो चुके थे। जो शख्स खुद की प्लेट तक नहीं उठा रहा है, वहां जैसे लगेज को उठाकर ले जा रहा है। ये सब बहुत ज्यादा हैरानी वाला था और उन सभी के लिए हार्ट अटैक देने वाला काम था। वही प्रगति वश से कुछ न कुछ बातें कर रही थी, जिस पर वह भी मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था। रघुवीर अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी दिख रही थी। वश जब कमरे में आता है तो प्रगति भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। पूरे कमरे को देखकर वह मुस्कुराते हुए अपने दामाद की तरफ देखकर, सच में ये रूम बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जैसे मेरा रूम था वैसे ही है, और मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही किया है, क्यों सही कहा ना। कहते कहते उसके दोनों गालों को पकड़कर सहलाने लगती है। उसे वश अपना बेटा लगता है, वह उसे अपने बेटे जैसा प्यार करती है। प्रगति को पता था कि वश को माँ का प्यार नहीं मिला है, इसी वजह से वह इस माँ का प्यार देना चाहती थी, और यह बात कहीं ना कहीं वश समझ जाता है। प्रगति की आंखों में देखकर वह बस अपने सर हिला देता है। वही प्रगति उसके बालों को सहलाते हुए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ नीचे, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा पतली तो हो चुके हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना भी दूंगी, अच्छे से खा लो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं तुम्हें मोटा बना दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा कुछ ज्यादा खाता नहीं होगा, कितना पतला होता जा रहा है। वश बस अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वह दरवाजे पर खड़े रघुवीर को देखा है, जिसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर, फादर इन लॉ, परेशान इतनी भी मत अपने चेहरे पर रखो कि हर किसी को शक होने लगे। परेशानी अपने तक ही अच्छी लगती है, बाहर आ गई तो मुसीबत बन जाती है। कहते हुए वह वहां से चला जाता है, और वही उसकी बात को सुनकर रघुवीर गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल को देखा है। फिर बालकनी में जाकर किसी को कॉल करता है। सामने से संजय कॉल अटेंड करता है, तो रघुवीर अपनी ठंडी आवाज में, संजय कैसे उन लोगों को पता चला मेरे बारे में, मेरे पीछे उसने आदमी लगा दिए हैं, पता लगाओ आखिर गद्दार कौन है, मुझे जानना है कि किसके अंदर मौत का खौफ मिट चुका है। संजय ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, यस बॉस, मैं अभी ही पूरी इन्फॉर्मेशन निकलता हूँ, और अभी पता चला है कि बजाज एम्पायर पर लाखों लोग पैसे लग रहे हैं, सबको यही लग रहा है वह डूबने वाली है, और न्यूज़ भी बहुत सारे आ रहे हैं उसके खिलाफ। उसने सब कुछ सोच समझकर प्लान किया है। रघुवीर यह सुनकर अपना सर हिलाते हुए अपनी गहरी आवाज में, मुझे पता है उसने सारा प्लान सोच समझ कर किया है, पर याद रखना उसके हर एक प्लान को हमें कैसे अपने कंट्रोल में लाना है, ये तुम अच्छे से जानते हो। जितने हो सके उतने आदमियों को लगाओ, हमारे हाथ में बढ़िया ही जाएगी। कहते कहते वह कॉल को कट करके वही बालकनी में बैठ जाता है। सिगरेट को अपने होठों के बीच और बीच रखकर उसे जलता है और उसके कैश लेने लगता है। चेहरे पर परेशानियां माथे पर लेकर साफ थी। वह अपनी आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ सामने देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वश मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। वह अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है, टेक ओवर होना नहीं देना है। आखिर मुझे दहेज जो मिलने वाला है तो वह मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ। बजाज इंटरप्राइजेस को टेक ओवर होने से रोको, वह मेरे फादर इन लॉ का है और उनका ही रहने वाला है, पर याद रहे मेरा नाम अगर इसके बीच आ गया तो तुम अच्छे से जानते हो भस्म क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। भस्म वश की बात पर अपना सर हिला देता है। वह कुछ सोचते हुए, हॉस्पिटल से लाया गया है, वहां से कॉल आया है कि अब आगे क्या करना है, अगर आप चाहो तो अभी के अभी जेल से बाहर निकाल सकते हैं हम। सी वश अपना सर ना में हिलाकर, ना ना ना, आज नहीं, आज मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। आखिर मेरी इन लॉ आए हैं तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। कल का दिन बहुत खास होने वाला है, नजर रखो उसे पर, अब मजा आएगा। मछली को तो पानी में डाल दिया है, पर मगर बस अभी तक आए नहीं है, जब मगर जाएगी तभी तो शाक आएगी। कहते कहते वह कॉल कट करके वही सामने देखने लगता है। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, वह वैसे ही सामने देख रहा था। तभी उसे अपने पीठ पर कुछ महसूस होता है, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके अपनी गहरी आवाज में, क्या बात है कैंडी, आज मुझे इतना गले लगा है जा रहा है। राहत वश की बात पर अपना कर हिलाते हुए उसके सामने खड़ी होकर अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, हाँ क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, पता नहीं कितनी ज्यादा खुश हूँ, हम सभी एक साथ रहेंगे।
बहुत ज्यादा गुदगुदी होने लगती है ये सोच सोचकर। वैसे जान सकती हूँ तुम इतना प्यार कैसे कर सकते हो मेरी फैमिली से। हर कोई हैरान है, शुभांगी माँ भी तुम्हारे मुंह से माँ सुनकर हैरान हो चुके हैं। भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे भी हो सकते हो। बोहाक बदलने लगे हो तुम। वश राहत की बात को सुनकर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे रेलिंग से लगाते हुए उसकी आंखों में देखकर, मैं कभी बदलता नहीं कैंडी, ये बात अच्छे से याद रखना। मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जो मेरे अपने हैं, और उन्हें खुश रखना मेरा फर्ज है। रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो उन्हें वह अपनापन है जिसके लिए मैं तरसता हूँ। पता है तुम्हें उसे माँ का प्यार जिसके लिए मैंने बरसों से इंतजार किया था, वह तुम्हारी माँ में मुझे नजर आया है। उनका ऐसा रहना, उनकी मासूमियत बिल्कुल मेरी माँ की तरह आए हैं। होठों पर मुस्कुराहट, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पति के लिए कुछ भी करने की ताकत जो तुम्हें है, चाहे सो गलत हो सो बुरे हो, पर अपने पति के लिए लड़ना, वह हर एक चीज जो मेरी माँ में थी वह तुम्हारी माँ में है। और यही खासियत है कि वह आज मेरे सामने है, मेरे पास है और मेरे लिए जरूरी है। कहते कहते वह शांत हो जाता है। वही उसके बाद को सुनकर राहत हैरान हो जाती है। पहली बार वश इतनी खुलकर उससे बात किए जा रहा है। वश की बात को सुनकर राहत पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वह इतना जरूर समझ चुके थे कि उसकी माँ के अंदर उसके पति को अपनी माँ की छवि नजर आती है। वह अपनापन, वह ममता नजर आती है जिसके लिए वह तरसता था। पता नहीं क्यों ये जानकर उसके दिल में दर्द होने लगता है। वह बिना कुछ बोले उसके सीने पर अपना सर रखकर उसकी कसकर अपनी बाहों में भर देती है। वही वश राहत के ऐसे करने से गहरी सांस लेकर वैसे ही उसे अपनी बाहों में भर देता है। वह उसके बालों को सहलाने लगता है। राहत भी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं। वह वैसे ही उसके सीने से लगकर अपनी रुवासी आवाज में, तुमने बहुत सारे दर्द सहे होंगे ना, तो क्यों मुझे सब कुछ नहीं बता दे। मुझे नहीं पसंद है तुम हमेशा ऐसे दर्द में रहते हो। तुम्हारी बातें मुझे बहुत ज्यादा दर्द देती है। हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे सारे दर्द मुझे बताना चाहिए। मैं नहीं देख सकती तुम्हें पूरी जिंदगी दर्द में से खुद में ही सब कुछ दर्द को रखे हुए। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे होठों पर एक मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, तुम्हें खुलकर हंसते हुए देखना चाहती हूँ। खुद को इतना अंधेरे में मत कैद करो कि उसे अंधेरे से मुझे दर्द महसूस हो। चाहे तुम कुछ भी करो, पर खुलकर हंसो मेरे सामने। प्लीज भगवान के लिए अपने अंदर के दर्द को खत्म करो वश। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। अंधेरे से बाहर आकर दुनिया में देखा तो बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे लिए जी रहे होंगे, तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहे होंगे। कोई ऐसा होगा जो तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, कोई ऐसा है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। बस बहुत हो गया ना, कितना लड़ोगे खुद से, कभी तुम नहीं बदल सकते। कहते रहते हो शांत हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। उसकी आवाज में दर्द है, तकलीफ थी। और वही उसके बाद को सुनकर वश अपनी गहरी आवाज में, कैंडी जिस अंधेरे की बात कर रही हूँ वह मेरी दुनिया है। तुमसे पहले वह मेरी जिंदगी में आए है, क्या उसे छोड़ दूं? मेरी जिंदगी उससे जुड़ी है, सबने साथ छोड़कर उसने मुझे अपना बना लिया है। आज मैं यहाँ पर हूँ तो उसे ने ही तो साथ दिया है, नहीं तो मैं कहीं गुम हो जाता। सुकून तो मुझे मिल रहा है, तुम हो मेरे साथ। और दर्द की बात है तो वह मेरा है जो कभी मेरे अंदर से नहीं जाएगा। भुलाए जा सकती है पर मेरी आंखों के सामने हुआ यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती। दिमाग से ज्यादा वह यादें मेरी आंखों में बस चुकी है। तकलीफ से दूर रहो, तुम्हारे लिए वह तकलीफ नहीं बनी है और अब तो मेरे अंदर तकलीफ की कोई जगह ही नहीं। दर्द सहना अब मैंने छोड़ दिया है, सुकून खत्म हो गया है, उसे सेहत हुए अब देने में मजा आता है। कहते हुए वह उसे अपने आप सबसे दूर करके उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। वही राहत बस उसे देख रही थी, वह कुछ भी कहती नहीं है। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल चुके थे। जहां राहत की आंखों में इतना सारा दर्द था तो वही वश की आंखें पूरी तरह खाली थी। 257 रोमांस कैंडी जिस अंधेरे की बात कर रही हूँ वह मेरी दुनिया है। तुमसे पहले वह मेरी जिंदगी में आए है, क्या उसे छोड़ दूं? मेरी जिंदगी उससे जुड़ी है, सबने साथ छोड़कर उसने मुझे अपना बना लिया है। आज मैं यहाँ पर हूँ तो उसे ने ही तो साथ दिया है, नहीं तो मैं कहीं गुम हो जाता। सुकून तो मुझे मिल रहा है, तुम हो मेरे साथ। और दर्द की बात है तो वह मेरा है जो कभी मेरे अंदर से नहीं जाएगा। भुलाए जा सकती है पर मेरी आंखों के सामने हुआ यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती। दिमाग से ज्यादा वह यादें मेरी आंखों में बस चुकी है। तकलीफ से दूर रहो, तुम्हारे लिए वह तकलीफ नहीं बनी है और अब तो मेरे अंदर तकलीफ की कोई जगह ही नहीं। दर्द सहना अब मैंने छोड़ दिया है, सुकून खत्म हो गया है, उसे सेहत हुए अब देने में मजा आता है। कहते हुए वह उसे अपने आप सबसे दूर करके उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। वही राहत बस उसे देख रही थी, वह कुछ भी कहती नहीं है। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल चुके थे।
जहाँ राहत की आंखों में इतना सारा दर्द था, तो वही वश की आंखें पूरी तरह खाली थी। राहत और देर तक उसकी आंखों में नहीं देख पाती है, वह गहरी सांस लेकर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वही वश भी उसे जाते हुए देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वह बस उसे जाते हुए देख रहा था। इस समय उसने अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले थे और वैसे ही गुनगुना रखकर वह वहां से चला जाता है। वहां खड़ा संयम उन दोनों को देख रहा था। वह गहरी सांस लेकर वश को जाते हुए देखकर उदासी भरी आवाज में, आखिर छोटे, तुमने अपने अंदर क्या छुपा कर रखा है? क्या बन गए हो तुम? दर्द में खुद को इतना अंधेरे में डूबा दिया कि अब हर कोई डरने लगा है तुमसे। मानता हूं कि तुम उसे अंधेरे को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, फिर भी अंधेरा अच्छा नहीं है, उड़ा कर ले जाएगा तुम्हें और डुबा देगा खुद के अंदर, इस कदर छुपा देगा कि तुम बाहर निकल नहीं पाओगे। तुम्हारी कैंडी तुम्हारे अंधेरे से बाहर निकले। भगवान से यही दुआ करूंगा कि वह तुम्हें अंधेरे से बाहर निकाल दे। कहते कहते वह अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। पर जाते हैं वह फिर से चेहरे पर बहुत सारी परेशानियां थी। वह अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। हैप्पी जो वॉशरूम से बाहर आ रही थी, वह परेशानी में देखा कर अपने कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके सामने खड़े होकर, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी? अब तो हम यहाँ पर रहने के लिए भी आ गए हैं और क्या पता एक हैप्पी फैमिली मिल जाए, बस यही चाहूंगी मैं। मेरा नाम हैप्पी है और मुझे फैमिली भी हैप्पी मिल रही है। तो आपके चेहरे पर यह 12 क्यों बजे हैं? कौन सी आपकी सास छोड़कर चली गई है आपको? कहते कहते वह उसके गालों को पकड़कर उसे सहलाते हुए बड़े प्यार से, अब तो परेशानी छोड़ दीजिए प्रेसिडेंट साहब, कितनी परेशानियां आप अपने सर पर रखोगे? थोड़ी सी परेशानी साइड में रखकर अपनी बीवी और फैमिली पर ध्यान दीजिए। वैसे भी जो सोचा नहीं था वह हो रहा है, खुश होना चाहिए। मैनू पता है जब ये पता चला ना कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, मेरे तो मन में इतने सारे लड्डू फूटे कि मैं बात नहीं सकती। सच्ची तुसी तो बहुत प्यार हो और सबसे प्यारी तो मेरी देवरानी है। कितनी प्यारी है, एकदम क्यूट क्यूट, कैसे आपके भाई को मना लिया। आप देखिए वह क्या क्या करती है, हम यहीं पर रहने वाले हैं। कहते कहते उसके होठों को हल्के हल्के किस करने लगते हैं। वही उसकी बात को सुनकर संयम मुस्कुरा देता है। वह उसे अपने गोद में बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए, बस इस बात से परेशान हूँ तो कहीं ये सपना सपना ही न बन जाए, और जो छोटे के साथ हुआ है उसे सोच सोच कर ही परेशानी हो रही है। वह अंधेरे में चला गया है जिससे बाहर निकालना बाकी है। उसे बाहर एक बार निकल गया तो अच्छा ही लगेगा। उसके होठों पर इतने सालों बाद एक मुस्कुराहट देखी है, बस यही चाहता हूँ यह मुस्कुराहट छोटे की जिंदगी में हमेशा रहे। जब से उसकी जिंदगी में राहत आई है, बहुत ज्यादा खुश रहने लगा है। ये सोचकर अच्छा लगता है कि उसे किसी की परवाह है। वह परवाह करने लगा है, किसी को अपना करने लगा है, किसी को अपनी जिंदगी में आने दे रहा है। नहीं तो खुद को उसने अंधेरे में ही कैद कर लिया था। नहीं सोच रहा हूँ क्या वह उसे अंधेरे से वह कभी बाहर निकलेगी। कहते कहते वह तो शांत हो जाता है। तो हैप्पी उसके गालों को अपने हाथों से सहलाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़े प्यार से, मम थोड़ा मुश्किल है पर देवरानी हैंडल कर लेगी, अब इतना ज्यादा मत सोचिए। वैसे भी मुझे लगता है कि आप सब कुछ बदल ही जाएगा, बस रब पर भरोसा रखिए, वह सब कुछ बहुत अच्छा करेगा। हैप्पी की बात को सुनकर संयम मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाकर उसे अपने गले लगाते हुए, सच कहूँ तो भरोसा है मुझे उसे पर, इसी वजह से तो मुझे तुम जैसे प्यारी लड़की मिली। सोचता हूँ हम दोनों की पहली मुलाकात के बारे में, कैसे मिले थे ना हम दोनों, और कैसे हम दोनों एक साथ हुई। सोचा नहीं था कि मैं किसी को अपनी जिंदगी में आने दूंगा। जब आ गई तब सब कुछ बदल दिया तुमने मेरी जिंदगी में। अब खुशी की वजह नहीं बल्कि तुम ही मेरी खुशी बन चुकी हो। सुकून हूँ, दिल को एक राहत मिलने लगी है तुम्हारे होने से। अब बस ऐसे ही पूरी जिंदगी रहो यही चाहता हूँ। बहुत रह लिया अकेले, अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हैप्पी उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मार मेरे दुश्मन, आपकी उम्र है और वैसे भी आप यह मरने वाली बातें छोड़ दीजिए। अभी तो कितना सब कुछ बाकी है, अभी मेरी छोटे छोटे बच्चे भी आ जाएंगे, उनके बारे में सोचिए। आपको बहुत जिंदगी जीनी है, इतने सारे बच्चे आएंगे तो उनकी शैतानियों से आपको तंग भी तो करना होंगे ना। आपने मुझे तो तंग कर लिया, अब मेरे बच्चे आपसे बदला लेंगे। प्रेसिडेंट साहब मैं अपने बच्चों को कितनी अच्छी खांसी में ट्रेनिंग दूंगी आपको परेशान करने का, तब देखो अब कितना ज्यादा थक जाते हो। परेशान क्या होता है या आपको पता चलेगा तब, बड़े आए मरने वाली बात करने। कहते कहते वह उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेती है। वही उसके ऐसे क्यूट से रिएक्शन को देखकर कमर को कस के पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हैप्पी जल्दी से अपना सर ना में हिलाकर, बिल्कुल भी नहीं, मेहमान आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं, सब लोग नीचे हैं और आपका बिल्कुल भी नहीं। आप प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए,
हैप्पी इसके आगे कुछ कह सकती उससे पहले ही संयम उसके होठों पर उंगली रखकर अपनी मधोशी भरी आवाज में, शुश बकबक, शांत हो जाओ। कितना बोलोगी रही बात प्रेसिडेंट की, तो वह मैं रूम के बाहर हूँ। रूम के अंदर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ हस्बैंड। तुम जैसे चाहो वैसे मेरे साथ रह सकती है। रूम के अंदर मैं प्रेसिडेंट नहीं रहा और अब ये प्रोफेशनल से ज्यादा हम पसंद पर आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। कहते कहते वह अपने हाथों को उसके सीने पर फिर आने लगता है, जिससे हैप्पी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती हूँ, जो बड़ी मासूम से उसे ही देख रहा था। उसे देखकर हैप्पी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। उसे समझा चुका था कि अब वह बचाने वाली नहीं है। संयम उसके गर्दन पर अपने होठों को ले जाता है, उसके गर्दन को लिक करना शुरू कर देता है, जिससे हैप्पी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वह अपने दांतों तले होठों को दबा देते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वह अपने हाथों से उसके कॉलर को कस के पकड़ लेती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसकी गर्दन पर उसे दर्द भी महसूस हो रहा था और प्लेजर फील हो रहा था। वह अपने हाथों को उसकी तरफ ले जाकर उसके चेहरे को पकड़कर अपने होठों पर रख देती है। उसके इस हरकत पर संयम के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह वैसे ही उसके होठों को अपने होठों में भर देता है और बेहद फैसिलिटी फुल उसे किस करने लगता है, जिससे हैप्पी और भी ज्यादा गहरी गहरी सांस लेने लगती है। दोनों तब तक किस करते हैं जब तक दोनों की सांस उखड़ने लगती है। करीब आधे घंटे बाद संयम हैप्पी को अपने से दूर कर देता है। कुछ देर बाद फर्श पर उन दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे। 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सिसकिया के बाद दोनों की गहरी गहरी सांसों की आवाज में पूरे कमरे में सुनाई देती है। हैप्पी गहरी सांस लेकर पहले फ्रेश हो जाती है और फिर कपड़े चेंज करके वहां से चली जाती है। संयम भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। संयम फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में आकर वह लोअर और टी शर्ट पहनकर रूम से बाहर आ जाता है। हैप्पी सोफे पर बैठी हुई थी और वह सभी से कुछ न कुछ बातें कर रही थी। केविन भी बैठा हुआ था। धारा अपने घर जा चुकी थी। कार्तिक भी वर्क पर बैठा मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी तो थी, पर सभी के साथ बैठकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वही शुभांगी कुछ कह रही थी, जिसे सुनकर सभी हंस भी रहे थे। इस समय हर कोई मौजूद था वहां पर, शिवाय वश को छोड़कर। संयम तो सीढ़ियों से नीचे आ चुका था। वह आकर हैप्पी के साइड में बैठ जाता है। वही शुभांगी संयम को इतनी देरी से आते हुए देखकर गुस्से भरी आवाज में, पता है तुम प्रेसिडेंट हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इतना देर तक काम करोगे। कब से इंतजार कर रही थी, पर नहीं, तुम्हें तो काम के सिवा कुछ आता ही नहीं है। पता नहीं हैप्पी तुम्हें कैसे हैंडल करती हैं। 258 गारंटी विद वारंटी दोनों दे रहा है आपका सन इन लॉ। कुछ देर बाद फर्श पर उन दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे। 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सिसकिया के बाद दोनों की गहरी गहरी सांसों की आवाज में पूरे कमरे में सुनाई देती है। हैप्पी गहरी सांस लेकर पहले फ्रेश हो जाती है और फिर कपड़े चेंज करके वहां से चली जाती है। संयम भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। संयम फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में आकर वह लोअर और टी शर्ट पहनकर रूम से बाहर आ जाता है। हैप्पी सोफे पर बैठी हुई थी और वह सभी से कुछ न कुछ बातें कर रही थी। केविन भी बैठा हुआ था। धारा अपने घर जा चुकी थी। कार्तिक भी वर्क पर बैठा मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी तो थी, पर सभी के साथ बैठकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वही शुभांगी कुछ कह रही थी, जिसे सुनकर सभी हंस भी रहे थे। इस समय हर कोई मौजूद था वहां पर, शिवाय वश को छोड़कर। संयम तो सीढ़ियों से नीचे आ चुका था। वह आकर हैप्पी के साइड में बैठ जाता है। वही शुभांगी संयम को इतनी देरी से आते हुए देखकर गुस्से भरी आवाज में, पता है तुम प्रेसिडेंट हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इतना देर तक काम करोगे। कब से इंतजार कर रही थी, पर नहीं, तुम्हें तो काम के सिवा कुछ आता ही नहीं है। पता नहीं हैप्पी तुम्हें कैसे हैंडल करती हैं। ये सुनकर हैप्पी का चेहरा लाल लाल हो जाता है। तो वही संयम अपने गले को साफ करते हुए, कुछ नहीं बुआ, वह बस कुछ अर्जेंट काम था, इसके लिए अब मैं फ्री हो चुका हूँ। वैसे ही कल मैं छुट्टी ले ली है। कल मानव सारा काम हैंडल कर लेगा। कल मैं घर पर ही हूँ और वैसे भी कल संडे है। ये सुनकर शुभांगी अपना सर हिलाते हुए, चलो कुछ तो अच्छा काम कर दिया तुमने। ये तो मुझे लगा था कि पूरा दिन काम 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 ही तुम्हारा होता है। फिर कल का क्या प्लान बनाएं? कल हम सभी एक ही हैं, तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले जाए, या एक काम करते हैं, घर में ही पार्टी रखते हैं। फैमिली मजा भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। क्या कहती हो समधन जी? प्रगति इस पर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाकर, ये भी कोई पूछने की बात है? जहाँ परिवार की खुशी हो वहाँ हमारी खुशी होती ही है। बहुत अच्छा लगेगा। इससे टाइम भी चला जाएगा और हम सभी को एक दूसरे के बारे में जानने को भी मिल जाएगा। क्या कहते हो रघुवीर? रघुवीर यह सुनकर अपना सर हिलाते हुए कुछ सोचकर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दोपहर को मुझे कुछ काम है। अभी यहाँ पर आया हूँ तो एक पेशेंट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है।
जाकर देखकर आ जाऊंगा। तुम तो जानती हो डॉक्टर जहां भी जाते हैं वहां पर उनका काम होता ही है। ये सुनकर शुभांगी मुस्कुराते हुए, डॉक्टर है जानकर बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं। सच में इस दुनिया में अगर भगवान के बाद किसी को माना जाए तो डॉक्टर ही है जो इंसान को बचाने की ताकत रखते हैं। तभी वहां पर आ जाता है वश जो अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। कुछ डॉक्टर वैसे नहीं होते हैं। डॉक्टर का कोट पहनने से कोई बचाने वाला नहीं बनता है। कितने लोगों की जानें तक चली जाती है। क्यों सही करना फादर इन लॉ, क्या कोट पहनने से कोई मसीहा बन जाता है? कहते हुए वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बड़ी मासूमियत से रघुवीर को देखने लगता है। वही रघुवीर जी सुनकर कुछ सोचते हुए, कह सकते हो आजकल हर एक प्रोफेशन बदल चुका है, पर तुम्हारे चेहरे से ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें डॉक्टर से नफरत है? वश अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं नहीं, नफरत मुझे किसी से भी नहीं हो सकती, काबिल तो होना चाहिए। और रही बात डॉक्टर की तो मुझे बस कोई उन्हें मसीहा कहे तो गुस्सा बहुत आ जाता है। डिग्री लेने से कोई डॉक्टर मासिया थोड़ी बनता है। कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं कि पैसों के लिए खुद का इनाम तक बेचने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात तो नहीं होती है ना? क्यों सही कहा ना? कहते कहते वह शांत हो जाता है। वही उसकी बात को सुनकर रघुवीर अपना सर हिलाते हुए, हम सच कहा तुमने। प्रगति रघुवीर की बात सुनकर ना समझी में, मतलब क्या है रघुवीर, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और दामाद जी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या वह बच्चा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं है ना? कहते कहते प्रगति बड़े प्यार से वश को देखने लगते हैं, जो मुस्कुराते हुए उनके साइड में बैठकर अपना सरनामे हिलाते हुए, कुछ नहीं, कुछ चीजों को ना ही एक्सप्लेन करना अच्छा है। आखिर क्या चल के रहा है, कौन सी बात हो रही है? प्रगति के साइड में बैठ जाता है। वही उसकी बात को सुनकर शुभांगी मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस हम सोच रहे हैं कि क्या करें, वैसे कल तो संडे है, कहीं जाने का प्लान नहीं है तो। वश बीच में ही बात काटते हुए मुस्कुराकर, मुझे कुछ काम है, मैं कल शायद से लेट आ जाऊंगा, और मेरे साथ में कैंडी को भी ले जाना चाहता हूँ, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, कुछ फॉर्मेलिटी है जिन्हें पूरा करना है। वश की बात सुनकर राहत ना समझी मैं उसे देखकर, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आखिर क्या करना है, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कहते कहते वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते लगती है। वही उसकी बात को सुनकर वश अपने सर पर हाथ रखकर, मेरे भूलने की बीमारी बढ़ने लगी है, लगता है मैं बहुत सारी चीजों को भूलने लगा हूँ। अब बता दिया है ना, तो कल चलो मेरे साथ। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें कैंडी? पता तुम्हें वहां पर मजा भी आ जाए, तुम्हें भी तो कुछ चीजों को जानना चाहिए। कहते कहते उसे देखने लगता है। उसके बातें तो सही की थी, पर उसने एक अलग ही मतलब छुपा हुआ था, जो राहत को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वह बस उसे देख रही थी। तो प्रगति राहत की तरफ देखकर बड़े प्यार से, बेटा कर कह रहा है ना, तो कुछ जरूरी काम है तो उनके साथ चली जाओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ऐसा तो नहीं है कि वह तुम्हें आधे रास्ते छोड़कर चले आएंगे? तुम भी ना, उसे सवाल नहीं किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा इसी वजह से तो लेकर जा रहे हैं, अब सवाल बाद में कर लेना। कहते कहते वह उसे देखने लगती है। राहत उधर से अपना सर हिला लेती है। वही प्रगति सभी की तरफ देखकर बातें करने लगती है। और वही रघुवीर अपने दामाद को देखा है। उसकी बातों को सुनकर वह गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगता है। उसकी बातों में साफ साफ डॉक्टर के लिए एक गुस्सा था, जैसे उसे डॉक्टर का मसीहा कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बातों में उसे इतना तो पता चल चुका था, किसी की जान ली है जब डॉक्टर ने किया है ये सब, और वह शायद उसकी बहुत नजदीक होगा और उसे डॉक्टर ने कुछ पैसों के लिए ये सब किया है। गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और सभी की तरफ देखने लगता है। ऐसे ही सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। रघुवीर की नज़र तो अपनी दामाद पर थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। सभी के चेहरे पर एक चमक थी। शुभांगी सभी की तरफ देखकर अपनी आंखों में आई नमी को पूछते हुए गहरी सांस लेकर, सच में ये दिन देखना सपने से काम नहीं है मेरे लिए। आज सुबह से लेकर अब तक फैमिली ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर, काश भगवान करे कि यह सभी ऐसे ही एक साथ रहे, एक फैमिली बनकर, बस किसी की नज़र ना लगे मेरी फैमिली को। कहते कहते वह अपनी नमी को पूछते हुए डिनर करने लगते हैं। ऐसे ही डिनर कंप्लीट हो जाता है। एक दूसरे से बातें करते करते सभी कमरे में चले जाते हैं। रघुवीर आकर अपने मोबाइल को ऑन करता है, जिसमें संजय के बहुत सारे कॉल आए थे। वो कुछ सोचकर संजय को कॉल लगा लेता है। संजय कॉल अटेंड करता है और अपनी शांत आवाज में, बॉस हमने काम तो कर दिया है, कल तक एक बड़ी मीटिंग हो जाएगी और इसमें बजाज फैमिली के सारे मेंबर्स आने वाले हैं। मैंने उन्हें मैसेज भेज दिया है। गुड, नज़र रखो उन पर, मुझे पता है कल कुछ तो अलग होगा ही। मैं नहीं चाहता कि कल कुछ भी बुरा हूँ। और पता लगा कि मेरे बारे में कैसे पता चला उन लोगों को। कहते कहते रघुवीर शांत हो जाता है। वही उसके बात को सुनकर संजय अपनी शांत आवाज में, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, पर शायद कोई ऐसा है जो बजाज फैमिली में रहकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकल रहा है।
रघुवीर अपनी ठंडी आवाज में, तो पता लगाओ, जाने से पहले कोई अच्छा काम करके मुझे जाना है। मुझे भी जानना है कि किसके अंदर मौत का खौफ नहीं रहा है। कौन रघुवीर बजाज से खेलना चाहता है? सबको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कहते कहते वह कॉल कट कर देता है और शांति से सामने देखने लगता है। वह अपने मोबाइल को अपने हाथों में घूमते हुए उसे सोफे पर रखकर खुद रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी ठंडी आवाज में, आखिर मिथुन किसके साथ खेलना चाहता है? आखिर किसको उसने अपना शिकार बनाया है? मेरे बारे में जानना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर उसने मेरे बारे में पता कैसे लगवाए? बजाज एंटरप्राइजेस के बारे में कैसे उसे पता चल सकता है? पता लगवाना कोई नामुमकिन तो नहीं है फादर इन लॉ। इंटरप्राइजेज में अगर कोई अपना ही गद्दार निकल तो जाहिर सी बात है सांप तो डसने को आएंगे। आखिर आपकी गुफा में ही इतने सारे रास्ते बनाकर रखे हैं उन्होंने। यह आवाज सुनकर रघुवीर पीछे देखने लगता है तो वह शेख पर क्रॉस किया, अपनी गहरी नजरों से उन्हें ही देख रहा था। वह उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, सच बुरा लगा? सच्ची है, कोई अपना ही होता है जब उसके अंदर जलन भरती है ना, तो बर्बाद करने के लिए वह दुश्मन का ही सहारा लेता है। इंटरप्राइजेज में भी यही हो रहा होगा। पता लगाओ कि आखिर बजाज फैमिली में कौन है जो आपको हटाना चाहता है। क्या है ना, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। क्या है ना, आप अगर मर गए ना तो मेरी कैंडी बहुत ज्यादा रोती बैठेगी और मैं उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अब मेरी भी कोई जिम्मेदारी है क्या आपको मरने से बचा लूं? जाल बिछा कर रखे हैं, जरा संभल कर। बाकी बिजनेसमैन तो है ही, आइडेंटिटी छुपाना आता है तो पता भी लगवाना आता ही होगा। नहीं तो मेरे पास आ जाना। मेरे पास इतने सारे लोग हैं कि आपको परेशानी की बिल्कुल भी नहीं होगी। गारंटी विद वारंटी दोनों दे रहा है आपका सन इन लॉ। 259। क्या तुम नीली आंखों को निकलते थे? वह उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, सच बुरा लगा? सच्ची है, कोई अपना ही होता है जब उसके अंदर जलन भरती है ना, तो बर्बाद करने के लिए वह दुश्मन का ही सहारा लेता है। इंटरप्राइजेज में भी यही हो रहा होगा। पता लगाओ कि आखिर बजाज फैमिली में कौन है जो आपको हटाना चाहता है। क्या है ना, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। क्या है ना, आप अगर मर गए ना तो मेरी कैंडी बहुत ज्यादा रोती बैठेगी और मैं उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अब मेरी भी कोई जिम्मेदारी है क्या आपको मरने से बचा लूं? जाल बिछा कर रखे हैं, जरा संभल कर। बाकी बिजनेसमैन तो है ही, आइडेंटिटी छुपाना आता है तो पता भी लगवाना आता ही होगा। नहीं तो मेरे पास आ जाना। मेरे पास इतने सारे लोग हैं कि आपको परेशानी की बिल्कुल भी नहीं होगी। गारंटी विद वारंटी दोनों दे रहा है आपका सन इन लॉ। कहते वह मुस्कुरा कर वहां से जाने लगता है। तभी रघुवीर रेलिंग से अपनी पीठ को लगे उसे देखते हुए, आखिर क्या है जो तुम डॉक्टर से अपने नफरत कर रहे हो? आखिर किसने तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर किया है? मैं तुम्हारी आंखों में इतना तो देख सकता हूँ कि कोई ऐसा है जिसे चंद पैसों के लिए तुम्हारे अपनों की जान ली है। कहते कहते वह शांत हो जाते हैं। उन्हें वह रिएक्शन देखना था कि वह कैसा रिएक्ट करता है, पर उसके अपोजिट वह होठों पर एक अजीब सा मुस्कुराहट लिए। क्यों, आखिर क्यों मेरे बारे में इतना जानना है? ये हक मैंने किसी को नहीं दिया है। अगर मैंने दिया भी हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी कैंडी को ही दे सकता हूँ। फादर इन लॉ, आप अपना काम पर ध्यान दीजिए। कहीं मेरे ऊपर ध्यान देते देते कहीं आपकी सांस बंद हो गई तो मुझे न्यू फादर इन लॉ ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम होगी पर डेफिनेटली आपकी तरह ही किसी को लाऊंगा। कहते हुए वह मुस्कुरा कर वहां से जाने लगता है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर रघुवीर अपने सर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर, ये लड़का भी ना इसकी बातें और यह समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी ने क्या देखकर उसे शादी की है। काश उसे वक्त में मुंबई ना भेजता तो आज सब कुछ सही होता। पर नसीब के आगे कुछ नहीं होता है। नसीब ही हर किसी को किसी न किसी के साथ लिख ही देता है, चाहे वह मोहब्बत से हो चाहे वह मजबूरी से। कहते कहते रघुवीर गहरी सांस लेकर बस अपनी आंखें बंद करके सोफे पर बैठ जाते हैं और सामने गहरे अंधेरे को देखने लगते हैं। चांद की रोशनी अंधेरे में से बाहर आ रही थी। खूबसूरत था वह सब, सितारे जगमगा रहे था, पंछियों की आवाज में आ रही थी। ये सब बहुत ज्यादा सुकून देने वाला था। रघुवीर बस गहरी नजरों से देख रहे थे। तभी प्रगति उनकी साइड में जाकर उनके कंधे पर अपना कर रख देती है। तो प्रगति के बालों पर अपने हाथों को ले जाते हुए रघुवीर मुस्कुराकर, क्या हुआ है, कैसा लगा तुम्हें? आज का दिन कैसे गया? ये सुनकर प्रगति अपनी आंखों में एक चमक लिए रघुवीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कितना प्यार ससुराल मेरी बेटी को मिल सकता है। कितने प्यार करने वाले लोग हैं यहाँ पर, और मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। यहाँ तक कि उसकी जो जेठानी है ना, सब बहुत प्यारे हैं। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि मिस्टर माहेश्वरी ऐसे कैसे निकाले। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने प्यारे बच्चों का बाप इतना घटिया कैसे निकल सकता है। मैंने शुभांगी से बात की तो उसने कहा कि वह सबसे अलग है और इसी वजह से उसके बेटे भी उससे नफरत करते हैं। पर अच्छा हुआ मेरा दामाद ऐसा नहीं है। बहुत प्यार है मेरा बच्चा, उसे तो खून खराब है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात इतना मासूम है कि मैं क्या ही कहूँ।
बहुत कम ऐसे मासूम दामाद मिलते हैं। मेरी बच्ची को तो सच में बहुत प्यार करने वाला पति मिला है। आपको नहीं लगता कि हमें खुश होना चाहिए? आखिर इतना ज्यादा प्यार पति जो उसके दर्द को देख नहीं सकता। मुझे तो ढूंढ कर भी ऐसा नहीं मिल पाता सकता था दामाद। कहते कहते वह अपने दोनों गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर बड़ी मासूमियत से रघुवीर को देखने लगती है। वही रघुवीर प्रगति की बात सुनकर एक पल के लिए तो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या रिएक्शन दे। वह बस अपना सर हिला देता है। वह कुछ कह तो नहीं सकता था अपने दामाद के बारे में, नहीं तो उसकी बीवी उसकी अच्छी खासी क्लास लेती, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने दामाद के बारे में शब्द भी बुरा नहीं सुन सकती है। बस वह सर हिला देता है। ऐसे ही दोनों बात करते हैं। प्रगति कब उसकी बाहों में सो जाती है ये खुद रघुवीर को भी पता नहीं चलता है। रघुवीर उसे अपनी बाहों में उठाए बैठकर सुला देता है। उसके माथे को चूमते हुए उसे देखने लगता है। रघुवीर प्रगति के बालों को प्यार से सहलाते हुए मुस्कुराकर, सच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो तुम मुझे मिली हो प्रगति। जानवर को इंसान बनाने की ताकत तो तुमने रखी है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी यह मासूम आंखें कभी किसी में बुराई नहीं देख सकती। मैं तो बस यही चाहूंगा कि मैं जितना हो सके उतना तुम्हें इस अंधेरी दुनिया से दूर रख दूंगा। मैं कभी भी उसे अंधेरी दुनिया को तुम्हारे पास तक नहीं आने दूंगा। वह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, वह सिर्फ मेरे लिए है, और मेरे लिए ही बन कर रहेगी। उसका एक साया तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगा। मुझे पता है मैं भरोसा तोड़ रहा हूँ, पर इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कहते हुए उसे अपनी बाहों में भर देता है, और वैसे ही उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी नींद में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहत सोफे पर बैठी हुई थी और किताबों को पढ़ रही थी। चेहरे पर एक चमक थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनती है तो अपना सर ऊपर करके देखते हैं। जब सामने अपने प्यार से पति को देखते हैं, जिस पर उसे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था कि वह सोफे से खड़ी होकर भागकर उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। उसे कैसे अचानक से गले लगने से वश अपनी जगह पर शांति से खड़ा हो जाता है, तो राहत उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर अपने होठों पर एक प्यार से मुस्कुराहट लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पता है मैं माँ से बात कर रही थी, वह इतनी ज़्यादा खुश थी ना, और तुम्हें पता है उन्हें ये सब बहुत पसंद आया। उनके आंखों से तो आंसू आ गए। वह तुम्हारी माँ के बारे में बात कर रही थी। बहुत सारी बातें निकली है। मुझे बताया नहीं तुमने कि तुम्हारी माँ डॉक्टर बनने वाली थी। एक तुम हो जो बहुत अजीब वाली बातें कर रहे थे। शुभांगी माँ ने मुझे सब कुछ बताया, जैसे वह क्लास में टॉपर आई थी, और यहाँ तक कि बचपन की बहुत सारी तस्वीर हमें दिखाएं। बहुत प्यारी लग रही थी वह बचपन में। ना वह तुम्हारी तरह दिखती थी, उनकी आंखें ना मेरी तरह है, ऐसा शुभांगी माँ कहती है। क्या सच? कहते कहते वह अपनी आंखों में चमक लिए उसे देखने लगती है, और वही उसकी बात को सुनकर वश अपनी गहरी आवाज में, हम इसी वजह से तो तुम मेरे बेहद नज़दीक हो। तुम्हारी आंखें मुझे बहुत सुकून देती है, जिसकी मुझे तलाश है। सी वश की ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर राहत बड़ी मासूमियत से मुरझाए हुए चेहरे के साथ, मतलब तुमने अगर मुझसे शादी की है तो सिर्फ मेरी आंखों की वजह से? तुम्हें मैं नहीं पसंद हूँ? इतनी ज़्यादा बुरे हो तुम्हें, इतनी मेरी आंखें पसंद थी। वश राहत की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए उसे अपने गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर जाकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए अपना सर हिलाकर बड़े प्यार भरी मुस्कुराहट लिए। कैंडी कैंडी कैंडी, छोटे बच्चों की तरह मत एक्ट करो। और वैसे भी सच कहूँ तो पहली बार तुम्हें देखा था तब तुम्हारी आंखों ने ही मुझे अपना बनाया था। तुमने मेरे होठों को छू लिया था। तुम पहली लड़की थी जिसे मैंने छूने दिया। तुम्हारी आंखों में वह सुकून मिलने लगा है मुझे जिसकी तलाश मुझे बहुत थी। तुम्हारी आंखों की वजह से तुम मेरी एडिक्शन बन गई। फिर धीरे धीरे तुम्हारी मासूमियत ने मेरा एडिक्शन बदल दिया, और फिर बन गया तुम्हें पाने का एडिक्शन, तुम्हें अपने पास लाने का एडिक्शन। हर एक चीज़ का एडिक्शन हो तुम, और तुम मैंने एंटीडोट हो चुका हूँ। तुम मेरी एक मेडिसिन बन चुकी हूँ। रात रात भर में जागने वाला तुम्हारे आंखों से, तुम्हारी सांसों से खुद को इतना ज़्यादा सुकून से महसूस करने लगा कि मुझे नींद आने लगी। तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी कैंडी, बल्कि ऐसा लगता था कि शायद मैं सो ही नहीं पाऊंगा। जब से तुमने मुझे छुआ है ना तब से। कहते कहते वह शांत हो जाता है, और वही उसकी बातों को सुनकर राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह कुछ सोचते हुए हैरानी के साथ, मतलब तुम्हें नीली आंखें पसंद नहीं थी क्या? क्या तुम नीली आंखों को निकलते थे जैसे किताब में लिखा गया था? क्या कभी तुमने किसी की नीली आंखें निकाली है, और क्यों, क्या वजह है उसकी? वह राहत के सवाल को सुनकर बस मुस्कुरा देता है। वह उसके बालों को सहलाते हुए, बहुत रात हो चुकी है और तुम्हें सुबह जाना है, तो बेहतर नहीं है सो जाओ। थक गई होगी, आराम करने की जरूरत है तुम्हें। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारा छोटा दिमाग हर एक चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचता है कि खुद ब खुद दर्द करने लगता है। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, और वही राहत उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या बोले, उसे बस सवाल का जवाब जानना था। जो उसे मिला ही नहीं, वह बस उसे देख रही थी हैरानी के साथ। दरवाजा बंद होने की आवाज़ से राहत जो सोच रही थी, वह बाहर आ जाती है और अपनी जगह से खड़े होकर बालकनी में चली जाती है। 260 राहत को पता चला अपने पापा का सच। वश राहत के सवाल को सुनकर बस मुस्कुरा देता है। वह उसके बालों को सहलाते हुए, बहुत रात हो चुकी है और तुम्हें सुबह जाना है, तो बेहतर नहीं है सो जाओ, थक गई होगी, आराम करने की जरूरत है तुम्हें। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ज्यादा सोचो मत, तुम्हारा छोटा दिमाग हर एक चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचता है कि खुद ब खुद दर्द करने लगता है। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और वही राहत उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या बोले, उसे बस सवाल का जवाब जानना था। जो उसे मिला ही नहीं, वह बस उसे देख रही थी हैरानी के साथ। दरवाजा बंद होने की आवाज़ से राहत जो सोच रही थी, वह बाहर आ जाती है और अपनी जगह से खड़े होकर बालकनी में चली जाती है। बालकनी में आकर वह अपने सर पर अपना हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर खुद से ही बातें करते हुए, अगर मेरे साथ इतना सब कुछ कैसे हो रहा, मतलब मेरा पति मुझे कुछ कहता ही नहीं है, अगर कुछ पूछूं तो कुछ कहेगा भी नहीं है, भगवान कहाँ फंस गई मैं। और इसके ऐसी बातें, एक पल के लिए तो लगता है मुझे सब कुछ देखना चाहिए और एक के लिए ऐसा लगता है कि नहीं, शायद मेरा कुछ गलत हो जाए। समझ न आ रहा है मैं किसके सुनूं। मन डर भी रहा है और जानने के लिए मजबूर की भी कर रहा है। कहते कहते वह अपने सर पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती है। वह अपने बालों को अपने हाथों में पकड़कर गुस्से भरी आवाज में, कहाँ पर ले जाने वाला है क्या पता, और ऊपर से इसके दिमाग का पता लगता नहीं, आखिर उसके दिमाग में चलते चल क्या रहा है। इस इंसान ने तो मुझे पागल नहीं करते हैं। कहता कहता राहत खुद में ही बातें करते हुए वैसे ही बैठे रह जाती है। उसके सर पर मानो पूरी तरह से परेशानियों की बढ़ ही आई थी। तभी पीछे से वश आ जाता है। वह राहत के साइड में बैठकर उसकी गोद में अपना सर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए, कैंडी चेहरे पर परेशानियां अच्छी नहीं लगती है, इन्हें लेने के लिए मैं हूं ना, और वैसे भी मेरे बारे में जानना इतना आसान होता तो हर कोई जान लेता। तुम जान जाओगी, मैं बता दूंगा, आखिर तुम मेरी कैंडी हो, तुम्हें पता होने का हक है सब कुछ मेरे बारे में, इतना भी मत ज्यादा सोचो। राहत उसकी इस बात पर बस अपना सर हिला देती है। वह कुछ कहती नहीं है और दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन दोनों में खामोशी थी, दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता है, दोनों वैसे ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जल्दी उठना और दिन भर सोनी राहत के आंखों में तो नींद ही नहीं थी, पर कुछ देर बाद उसको नींद आ जाती है। वह अपनी आंखें बंद करके कब उसके सीने पर अपना कर रख देती है कि उसे खुद भी नहीं पता चलता है, और वश राहत की हरकत पर बस मुस्कुरा देता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर राहत को अपनी गोद में उठाकर उसे अंदर की ओर लाता है। बेड पर लेटकर उसके बालों को सहलाते हुए अपने होठों पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, मुझे पता है कैंडी, बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे मन में मेरे बारे में, जानना चाहूंगी। कल तुम्हें तुम्हारे कुछ सवालों का जवाब मिलेगा। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए तुम्हारे बारे में, आखिर तुम्हारी भी तो कोई फैमिली है कि नहीं। बहुत परेशानी हो रही होगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी में नहीं देख सकता। सप्ताह तुम्हारे होठों पर मुझे एक मुस्कुराहट बहुत ज्यादा पसंद है। कहते कहते वह उसके वैसे ही बालों को सहलाने लगता है। तभी भस्म को कॉल आ जाता है, जिसकी कॉल को अटेंड करके वश अपनी ठंडी आवाज में, बालो। वश की आवाज में चिचिधत और गुस्सा साफ साफ महसूस कर सकता था भस्म, और वही और वश सोफे पर बैठकर रहा हमको देखने लगता है। भस्म अपनी गहरी आवाज में, मैंने उसे अपने प्लेस में लाया है, सारी इन्फॉर्मेशन निकली है, एजेंट है वह, उसके साथ क्या करना है। वश ये सुनकर अपने सर पर हाथ रखकर, उसने बहुत बड़ी गलती करते हैं कैंडी को मेरे बारे में बताने की, अब इतना अच्छा काम किया है तो उसे कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए कि नहीं। कहते हुए वो कॉल को डिस्कनेक्ट करके अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और राहत के पास आकर उसे अपनी बाहों में भर देता है और अपनी आंखें बंद करते हो तो उसके चेहरे को देखने लगता है। करीब कुछ देर बाद उसे भी गहरी नींद आ जाती है और वह भी गहरी नींद में चला जाता है। सुबह का वक्त हो जाता है, सभी ब्रेकफास्ट करते हैं जैसे रघुवीर ने कहा था। वह तो चला गया था और वश राहत भी निकल ही चुके थे। वह दोनों बाहर आते हैं और वश अपनी बाइक पर बैठ जाता है, उसके पीछे राहत आकर बैठ जाते हैं। वह उसकी कमर को कस के पकड़कर अपने सर को उसकी पीठ से लगा लेती है। सुबह से उसने कितनी बार पूछने की कोशिश की थी उसे कि आखिर वह कहाँ जा रहे हैं, पर वह था जिसने एक बार भी उसे बारे में बताया नहीं था। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था उसके साथ जाने के अलावा। वह उसके साथ चली जाती है। कुछ देर बाद वह दोनों एक अजीब से प्लेस पर थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह हॉर्स राइडिंग प्लेस पर है। वह हैरानी से देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वश उसे स्टेडियम में लाता है, दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। सामने बड़ा सा मैदान था, वह सिर्फ उसे हैरानी से देख रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वह अपनी नजरें तिरछी करके अपने पति को देखकर, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? अगर तुम्हें मुझे ये सब दिखाना ही था तो माँ को भी ले आते ना, हम सभी फैमिली आ जाते, ऐसे मुझे अकेले लाने की क्या जरूरत थी? कहते कहते राहत अपने सर पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेते हुए, अब तो कुछ बोलो मेरे पतिदेव कि आखिर यहाँ पर क्यों लाया गया है मुझे और यह सब है क्या? कहते कहते वह अपने सर पर हाथ रख देती है और सामने देखने लगती है। पर जैसे ही वह सामने कोई जाना पहचाना चेहरा देखती है, उसके चेहरे पर के मानो हवायां ही उड़ जाते हैं। वह हैरानी से अपने पति को देती है, फिर सामने देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो हॉस्पिटल में थे ना, और इन्हें यहाँ पर क्यों लाया है? वो तुमने और यह ग्राउंड पर क्या कर रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? कहते कहते वह अपनी जगह से खड़ी ही होने वाली थी। वश का हाथ पकड़कर उसे अपनी जगह पर बैठे हुए, कैंडी तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कृष्ण की मौत कैसे हुई थी? क्या तुम जाना नहीं चाहती हो कि आखिर तुम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वह काम तुमने अधूरा छोड़ दिया? तो सोचा उसे पूरा करना का काम मैं कर देता हूँ। क्यों? सही कहा ना? नैनीताल से मुंबई तुम इसके लिए आए थे, क्योंकि तुम्हें जानना था ना कि किसने मारा था। चलो शुरू करते हैं कहानी, और कहानी के साथ हम थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। कहते कहते वह अपना मोबाइल निकालता है, इसमें कुछ टाइप करके वैसे ही मोबाइल को जेब में डाले सनग्लासेस को पहनते हुए बड़े आराम के साथ सामने देखा है, जहां पर दो हॉर्स पर आ रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वह जिस तरह से झगड़ रहे थे और जिस तरह से वह सामने खड़ा तेजपाल की तरफ आ रहे थे, उसे तेजपाल डर रहा था, वह भाग रहा था। और वही राहत ये देखकर परेशान होने लगती है। दोनों के लिए एक सर्वेंट पॉपकॉर्न लाती है, जिससे वश पॉपकॉर्न को राहत के हाथों में देकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, खाओ भूख लग जाएगी, यह एंटरटेनमेंट ऐसे ही रहने वाला है। चलो हम आए थे किसके लिए? मेरे फादर इन लॉ जब इस दुनिया में नहीं है तो वह काम कर रहे थे इस तेजपाल के लिए। तुम जानती हो जिस दिन उनकी मौत हुई थी, उसे दिन में जेल में था, जेल में डालने वाला यही था। उसे दिन उसके पास ऑप्शन था तुम्हारी तरफ देखने का, पर उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में पूछा नहीं, बल्कि इसकी दुश्मनी का शिकार तुम्हारे पापा हो गए। पता है, फादर इन लॉ को करीब 20 गोलियां लगी थी, और यह गोलियां सिर्फ और सिर्फ तेजपाल की दुश्मनी की थी। अब ये बात अलग है, मैं उन सभी को मार दिया। आखिर तुम्हारा बदला मुझे ही पूरा करना है। आखिर तुम मेरी हो, तुम्हारी हर एक चीज मुझसे जुड़ी है, तो मुझे ही सब कुछ सोचना होगा। जानते हो जब कृष्ण को मारा गया था तो अब तेजपाल ने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया था। क्या तुम ऐसे लोगों के लिए हमदर्दी रखती हूँ कैंडी? मुझे नहीं पता था, कहते हो, पर वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही राहत तो कुछ समझ नहीं आता है। ये सब सुनकर तो मानो उसके पैरों तारे जमीन खिसक चुकी थी। वह सामने तेजपाल को देखते हैं, जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वह हौस जिस तरह से उसके पीछे थे, उसे यही लग रहा था कि उसका बचना लगभग नामुमकिन है। राहत सिर्फ शांति से सामने देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह तो बस चाहत के हाथों से पॉपकॉर्न को लेते हुए उसे खाकर, अब मुझे तो नहीं लगता है कि तुम अपनी सोच से बाहर आओगी, तो इसे मैं ही खाता हूँ, वेस्ट हो जाएगा। उठा लिया बजाकर उन हौस को और बहुत जोर से भागने का कहता है। सामने का नजारा ऐसा हो चुका था, तेजपाल के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वह इस कदर भाग रहा था कि उसके पैरों से खून आ रहा था, और वह दोनों हौस उसे खेल रहे थे। वह उसके पीछे भी भाग रहे थे, उसके रास्ते भी ब्लॉक कर रहे थे, और उसे नीचे जमीन पर गिर भी रहे थे। ये सब इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था, इतना ज्यादा डरावना था कि वहां पर हर एक शख्स के पसीने आ चुके थे। पर एक अकेला वश के होठों पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट थी, वह तालियां बजा रहा था। बाकी कैसा लगा ये बता देना, और ऐसे ही साथ देते रहना। नीचे के डिस्क्रिप्शन को जरूर अदर न्यूज स्टोरी को बाय चेक आउट कर लेना, जिसने नहीं देखा है दूसरे चैनल की स्टोरीज वह बाय चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।